हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के ऊपर। देखिए, इलेक्ट्रोमैरिक वर्ड जो है वो इलेक्ट्रोमर से आया है और यहाँ पे इसका मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किसी बाहर से मिलाए गए रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है और इसके कारण आने वाला जो इफेक्ट होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। करेक्ट। अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। डेफिनेशंस पे तो हम बाद में बात करते हैं, पहले एक एग्जांपल को देखते हैं। देखिए, ये एक एल्कीन है, सिमेट्रिकली है, बिल्कुल इधर भी बॉन्ड है इधर भी बॉन्ड है और कुछ हमने शो नहीं कर रखा। अटैकिंग रिएजेंट ये हमने बाहर से मिलाया है, राइट। जैसे ही H+ सामने आएगा, मान लीजिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव। और ये कौन है? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। देखिए, बॉन्ड बन गया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो पीछे कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए, इलेक्ट्रॉन का सेम एटम्स थे, उनके अंदर भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए और जैसे ही वो शिफ्ट हुए तो ये जो लोन पेयर थे ये इसके साथ बॉन्ड के बनाने के काम में आ गए, राइट। और चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे कौन सा साइन रह गया? पॉजिटिव। ओके, तो इसकी प्रेजेंस में ये इफेक्ट चालू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब किसी भी तरीके से अगर इस इंटरमीडिएट में से, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट है, एक रिएक्शन के बीच का पार्ट है, रिएक्शन और आगे जाती है। जब हम डिटेल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके आगे रिएक्शन कैसे बढ़ती है। आपको तो बस अभी ये बना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। अब किसी भी तरीके से अगर ये हटा लिया जाए तो ये जो इफेक्ट है ये एन्यूल्ड, ठीक है। नो, रॉन्ग। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के ऊपर। देखिए, ये इफेक्ट सबसे पहले ध्यान रखें टेम्पररी इफेक्ट है, मतलब कि एक्सटर्नली कोई रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट जब मिलाया जाएगा तब ये इफेक्ट जनरेट होता है। और वो रिएजेंट अगर आपने हटा दिया, रिएक्शन डोमेन में से साफ कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ये इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। ओके, अब कैसे होता है, क्यों होता है, इलेक्ट्रोमैरिक नाम क्यों दिया है, वो अभी हम आगे देखते हैं। ओके, तो इस इफेक्ट के अंदर आप ये देख पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा दो एटम्स के बीच में। और ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस वजह से ही इसको इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैरिक नाम जो है वो इलेक्ट्रोमर से है और इलेक्ट्रोमर का मतलब ही यही होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो अभी हम यहाँ देखते हैं। फिर मैं कई सारे टाइप्स इसके बता दूंगा आपको एग्जाम्पल्स के साथ। या देखिए, इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में। अटैक करने वाला कौन है? H+। जैसे ही H+ सामने से अटैक कर रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? इस पे पॉजिटिव आ गया। इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो इस पे कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव और सामने कौन है? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। ये देखिए, C और H के बीच में बॉन्ड बन गया। ये सब हम जानते हैं, हमने पुराने लेक्चर्स में देख लिया ये सारी चीज। इस पे आ गया प्लस साइन। अब ये अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, अपने आप नहीं होती, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में नहीं होती, इसीलिए हम इस इफेक्ट को टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं। परमानेंट इफेक्ट क्या होता है? बाहर से कुछ भी ना मिलाएं फिर भी अंदर वो इफेक्ट चलता रहे। तो ये शिफ्टिंग तभी होगी जब बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा। आ गया अटैकिंग रिएजेंट, शिफ्टिंग हो गई और ये इंटरमीडिएट बन गया। प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि चार्ज स्पीशीज पे कभी प्रोडक्ट नहीं होते, इंटरमीडिएट होते हैं। लेकिन हाँ, इंटरमीडिएट्स के बाद ही प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। अब ये इंटरमीडिएट बन गया। अब किसी भी तरीके से या किसी भी कंडीशन से अगर ये H वापस हटा लिया जाए तो ये जो इफेक्ट है ये एनुल्ड हो जाता है। एनुल्ड मतलब इसके इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं और वापस सिस्टम वहीं चला जाता है जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो एनुल्ड का मतलब होता है जो इफेक्ट अभी आया था वो नलीफाई हो जाना। तो जैसे ही H अगर मैं किसी भी तरीके से सिस्टम से हटा दूं, H+ हटा दूं, सोचिए, तो H+ अगर हट जाए तो पीछे आएगा माइनस, माइनस और प्लस मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड। और ये इफेक्ट वापस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा और ये रिएक्टेंट आपको वापस मिल जाएगा। कहने का मतलब ये इफेक्ट तभी अराइज होगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट होगा और उसको अगर मैं हटा दूं तो ये इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। फाइन। यहाँ पे देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल है, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही आपको सब इफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सब में अटैकिंग रिएजेंट है, सिंगल एक मॉलिक्यूल नहीं लिख रखा। आपने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा, एक मॉलिक्यूल था, इंडक्टिव देखा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमने आपको बताया, रेजोनेंस एक ही मॉलिक्यूल में बताया। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बताने के लिए आपको दो चीजें लेनी होगी, एक मेन मॉलिक्यूल और एक अटैकिंग रिएजेंट। फाइन, चलिए अब आते हैं डेफिनेशन पे। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी शिफ्ट हुए थे, टू वन ऑफ द एटम्स joined by a multiple bond, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, जो अटैक कर रहा है उसके हिसाब से। कैसे, वो अभी आपको अंदर समझ आएगा। द इफेक्ट इज एनुल्ड एज सून एज द अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द डोमेन ऑफ द रिएक्शन। बात में बता चुका हूं, इसीलिए ये इफेक्ट जो होता है टेम्पररी इफेक्ट होता है। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो कि यहाँ है, आपके सामने नजर आ रहा है, और एक होता है
नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पहचानने का तरीका बताता हूं, डेफिनेशन थोड़ी अलग है, पहचानने का तरीका सबसे बेस्ट। अटैकिंग स्पीशीज अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाएगा, और अगर अटैकिंग स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाएगा। करेक्ट, ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अटैक कर रहे हैं तो दोनों में से जो पहले अटैक करता है उसके हिसाब से नाम देना है। अभी हम जो आपको बता रहे हैं उसमें तो हमने एक ही चीज बताई है, जब एक रिएक्शन पूरी होती है तो उसमें एक के बाद एक चीजें अटैक करती है तभी कोई न्यूट्रल स्पीशीज बनेगी। जैसे अब ये प्लस आ रहा है, अब इसके ऊपर कोई नेगेटिव पार्टी तो अटैक करेगा, नेगेटिव स्पीशीज तो अटैक करेगी, तब जाकर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन जो पहले अटैक करता है उसके हिसाब से नाम देना है। तो पहले यहाँ पे H+ ने अटैक किया तो मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव, और पहले अगर कोई नेगेटिव स्पीशीज अटैक करती है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ना तो क्वेश्चन अराइज, पहले आप पॉजिटिव को ही क्यों करवा रहे हैं, नेगेटिव को क्यों नहीं करवा रहे, और पहले नेगेटिव को करवा दे और पॉजिटिव को बाद में करा दे तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होता। कुछ कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि पहले पॉजिटिव अटैक करेगा कि नेगेटिव अटैक करेगा। वो आपको इस एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए, ये एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ये अनसिमेट्रिकली एल्कीन है क्योंकि इस डबल बॉन्ड के अराउंड एनवायरनमेंट इधर अलग है और इधर अलग है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। H+ का अटैक हो रहा है। अब देखिए, H+ का अटैक मैं दोनों जगह करूंगा क्योंकि शिफ्ट तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, या तो ये यहाँ शिफ्ट होंगे या ये यहाँ शिफ्ट होंगे। हम बारी बारी से दोनों को शिफ्ट करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं तो इसके ऊपर तो आएगा नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे टेल है तो इस पे प्लस आ जाएगा। देखिए ये स्पीशीज प्लस आ गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। ओके, इतना तो आता है ना, हमने ये सब सीख लिया है अच्छे से। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में ही बॉन्ड आ गया। फाइन, एक केस तो ये। दूसरा केस, मान लीजिए इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो इस पे नेगेटिव आएगा, तो इसके साथ अब इसका बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए ये H यहाँ पे आ गया और प्लस साइन इस कार्बन पे आ जाएगा, ये आ गया प्लस साइन। अब पॉइंट इज, कौन सा अटैक फिजिबल माना जाएगा या किसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो ज्यादा होगी, या हम जिसको फिजिबल मानेंगे। तो पॉइंट इज ये कि ये सही है ये गलत है। कैसे डिसाइड होता है? आपको देखना होता है कि जो चीजें बन रही है उनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वो ही बनना चाहेगा। ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, इसका भी जवाब आप अच्छे से जानते हैं। देखिए, आपको अच्छे से पता है CH3+ इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को सामने की तरफ पुश करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है और इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो प्लस चार्ज की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से कम होगी, और चार्ज डेंसिटी कोई सी भी हो अगर कम होती है तो सिस्टम स्टेबल होता है। तो ये स्टेबल इंटरमीडिएट है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे ये प्लस साइन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ जब ये प्लस साइन इसके ऊपर था, क्योंकि जब इसके ऊपर ये प्लस साइन था तो दो CH3 ग्रुप इसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे थे, डेंसिटी को कम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसकी डेंसिटी को कोई कम करने वाला नहीं है। इसीलिए ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ दीज अल्किल ग्रुप्स। दैट्स व्हाई ये इंटरमीडिएट बनना चाहेगा और ये नहीं बनना चाहेगा। दैट्स व्हाई अगर दो एटम्स बिल्कुल सेम है तो उनके अंदर शिफ्टिंग इस हिसाब से होगी कि इंटरमीडिएट स्टेबल कौन सा बनता है। तो हम इधर भी कर सकते थे और इधर भी कर सकते थे, लेकिन हमने दोनों एटम्स के बीच में इधर शिफ्ट ज्यादा किया या इधर शिफ्ट करना प्रेफर किया क्योंकि इससे स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। दैट्स व्हाई। ओके, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये। एनसीईआरटी में इतनी डिटेलिंग नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, और इन सब की एप्लीकेशंस क्लास 12th में आने वाली है जब आप डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब क्योंकि अटैक पॉजिटिव का हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब डेफिनेशन पढ़ लीजिए, थोड़ी सी अजीब लगेगी लेकिन ओके। इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू व्हिच द अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच्ड। बात सही है, अटैकिंग रिएजेंट प्लस है और ये उस कार्बन पे ही इसका अटैक हो रहा है, या ये उसी कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। बात सही है, इसी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसी पे H आके जुड़ रहा है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ना, इससे बेटर तो यही है ना कि पॉजिटिव अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव कर रहा है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये ज्यादा बेटर है। और नहीं तो फिर डेफिनेशन के हिसाब से भी आप चल सकते हैं। तो अब -E इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? उल्टा बोल देंगे, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू व्हिच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच्ड। यही एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। आप देखिए यहाँ पे ये लिखा है, डज नॉट गेट अटैच्ड, मतलब कि शिफ्ट यहाँ पे हो रहे हैं और ये जो अटैकिंग स्पीशीज है ये यहाँ पीछे आके अटैक कर रही है, मतलब उस पे नहीं जुड़ रही जिसपे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। लेकिन इससे बेटर ट्रिक क्या है? नेगेटिव स्पीशीज अटैक कर रहे हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब यहाँ देखिए दोनों सेम है। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया है, तो शिफ्ट कहीं पे भी कर लीजिए, सिमेट्रिकली है तो इधर शिफ्ट कर दूं तो इस पे कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव। देखिए एक पेयर बन जाएगा और नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखिए। अब पॉइंट अराइज, भाई आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो लिया है वो CO का लिया है। इसके अंदर तो फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यही होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज की तरफ ही शिफ्ट होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, यहाँ पे दोनों सेम थे तो कंफ्यूजन था। ओके, तो उससे हमने फिर देखा कि स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है। अब यहाँ पे उस हिसाब से हम वहां ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते थे पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे तो तय है, फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन्स तो इसी तरफ शिफ्ट होंगे। अब पॉइंट ये है कि ये जब
एरो फिक्स हो गया तो अब किस बात पे डिपेंड करेगा? देखिए अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि Cn और H+ दोनों का हम बारी बारी अटैक करवाएंगे। अब कैसे डिसाइड होगा कि इसके अटैक करने ये पहले अटैक करेगा कि ये पहले अटैक करेगा? अगर ये पहले अटैक करता है तो इसे आप माइनस ई इफेक्ट में रखेंगे, और अगर ये पहले अटैक कर देता तो इसे आप प्लस ई इफेक्ट में रखते हैं। लेकिन हमने इसको माइनस ई इफेक्ट में रखा हुआ है और इसको मैंने क्रॉस कर रखा है, इसको सही बता रखा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब दोनों कार्बन एटम सेम है तो इस बात पे डिपेंड करता है कि बनने वाला इंटरमीडिएट कितना ज्यादा स्टेबल है। फाइन। लेकिन जब ऐसा कुछ मॉलिक्यूल आ जाए जिनके बीच में जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे एटम्स के बीच में है जो कि दो डिफरेंट एटम्स है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के ऊपर ही शिफ्ट होंगे। तो ये एरो तो फिक्स हो गया है। अब पॉइंट इज पहले ये अटैक करेगा कि ये अटैक करेगा, तो हम अटैक करके देख लेते हैं। भाई पहले Cn- का अटैक कर रहे हैं, नेगेटिव स्पीशीज का अटैक कर रहे हैं, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस पे तो नेगेटिव आ जाएगा। ये देखिए नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बना दीजिए, ये बॉन्ड बन गया, एक स्पीशीज ये बन गई। इलेक्ट्रॉन तो यहीं शिफ्ट हो रहे हैं। इस बार पहले पॉजिटिव का अटैक कर देते हैं, तो पहले पॉजिटिव का अटैक अगर हम कर दें H+ का, तो फिर H+ इस माइनस से जुड़कर बॉन्ड बना लेंगे और इसके ऊपर प्लस साइन आ जाएगा। अब ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब आप फिर देख लीजिए, इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उसी का अटैक पहले होगा, राइट? यानी Cn के अटैक करने से ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है तो पहले अटैक इसका होगा, और इसके अटैक करने से पहले ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है तो अटैक फिर इसका माना जाएगा, H+ का। अटैक दोनों ही करेंगे क्योंकि हम CO के ऊपर, ये CO है और इसके ऊपर जब हम HCN का अटैक करते हैं, क्लास 12 की रिएक्शन है, इधर नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो जो प्रोडक्ट बनता है ना वो C इस C के ऊपर Cn आके जुड़ जाता है और इधर OH जुड़ जाता है, इसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ये क्लास 12 की रिएक्शन है। तो अटैक तो H का भी हुआ है, देखिए O से आके जुड़ गया, और अटैक Cn का भी हुआ है, ये यहाँ के जुड़ गया है। तो दोनों ही अटैक कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इज जो पहले अटैक करेगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को नाम मिलेगा, और पहले अटैक Cn ही कर रहा है क्योंकि ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है ना। तो क्वेश्चन अराइज कैसे पता पड़ा कि ज्यादा स्टेबल है? इसके अंदर हर स्पीशीज का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। Cn का तो नीचे वैसे ही कंप्लीट होता है, देखो C ट्रिपल बॉन्ड N पे एक लोन पेयर होता है, तो सबका कंप्लीट है। और वैसे भी कार्बन के साथ Cn को अगर आप शो करोगे तो 4 बॉन्ड्स नजर आ गए ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये चारों बॉन्ड्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो H का डुप्लेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखिए पॉजिटिव साइन है 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा होने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज है, जबकि इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। दैट्स व्हाई ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। दैट्स व्हाई Cn का अटैक प्रेफरेबल होता है। दैट्स व्हाई इसे आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कह सकते हैं। आई होप आपको ये भी बात अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल है। जितना आप डिटेल में समझेंगे क्वेश्चंस को करना उतना आसान होता है। ओके, एनसीईआरटी के हिसाब से तो केवल ये एग्जाम्पल है जिसमें सीधा सा अटैक कर रखा है सिमेट्रिकल पे, ये एग्जाम्पल है सिमेट्रिकल पे अटैक कर रखा है। लेकिन दोनों एटम्स अगर एक जैसे हों तो फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएट कौन ज्यादा स्टेबल है। दोनों अगर डिफरेंट भी हैं तो ये वाला एरो तो फिक्स हो जाता है, लेकिन पहले अटैक कौन करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा बनता है। तो ये कंडीशन जब आप अप्लाई करेंगे ना तो क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। ओके चलिए अब एक लास्ट केस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ देखिए, जब इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट करता है। यानी कि जब दोनों इफेक्ट काम कर रहे हो, एक तरफ एक इफेक्ट इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, दूसरा इफेक्ट इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उस तरफ होगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के हिसाब से शिफ्ट हो रहे होंगे। ओके, इस बात को मैं जस्टिफाई भी करता हूँ। देखिए ये सेम मॉलिक्यूल है, अब इसके अंदर अगर मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो देखिए इस पे नेगेटिव आ जाता है, इस पे पॉजिटिव आ जाता है, और Br क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट कर रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कोई इशू नहीं है, दोनों की शिफ्टिंग एक ही डायरेक्शन में। ओके, ये देखिए ये आ गया, ई इफेक्ट ऑपरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए इसी इफेक्ट को हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दूं तो इस पे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। ओके, इस पे कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे रेजोनेंस शो नहीं किया है, आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है वो स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, हमने बना लिया है पहले। ये यहाँ यूं आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड Br, और ये और ये एक प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन, ये एसिड भी कर रहा है, डोनेट भी कर रहा है, न्यूट्रल रहेगा और इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट किधर काम कर रहा है इस मॉलिक्यूल में, वो तो इधर ही काम करेगा, Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ शिफ्ट हुए हैं,
यानी पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ है और इंडक्टिव इफेक्ट इस तरफ है, तो दोनों अपोजिट हो गए ना। और जब ये दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं एक दूसरे के, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के हिसाब से हम जवाब देते हैं, शिफ्टिंग बताते हैं। तो इसके हिसाब से या इन दोनों में जब हम शिफ्टिंग करेंगे तो ये शिफ्टिंग सही नहीं है, ये शिफ्टिंग बेटर है, क्योंकि इस शिफ्टिंग के अंदर दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे शो कर दीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट यूं काम कर रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यूं काम कर रहा है। तो अब हम अगर इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेटिंग रखें तो फिर तो आपको ये बनाना पड़ेगा, और अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेटिंग रहता है, या फिर हम ये कहें कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो हमेशा जब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हुए आपको नजर आए तो ध्यान रखिए हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के हिसाब से आपको नेक्स्ट स्पीशीज बनानी है। तो उसके हिसाब से ये स्पीशीज हमने बना दी, राइट, ये वाली जो मैंने नीचे आपको शो की है। फाइन, तो ध्यान रखिए जब भी दोनों इफेक्ट साथ काम कर रहे हो और अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के हिसाब से आपको जवाब देना है। और अगर सेम डायरेक्शन में ही काम कर रहे हो तो कोई इशू है ही नहीं, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में काम हो रहा है, ये भी इधर खींच रहा है और ये इधर भी शिफ्टिंग हो रही है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। लेकिन अच्छा, इस एग्जाम्पल को देकर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट तो इधर काम कर रहा है, ठीक है, और हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप बताइए जरा क्या कहना चाहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा, ये इधर खींचेगा, या इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग ज्यादा प्रेफरेबल रहेगी? तो पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज्यादा प्रेफरेबल रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों में से कोई स्पीशीज आपको बतानी हो कि ज्यादा स्टेबल स्पीशीज कौन सी है, तो ज्यादा स्टेबल स्पीशीज हम ये वाली बताएंगे। इसके मुकाबले ये भी बनती है, ये भी बनती है, लेकिन इसके अंदर इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेटिंग, उसके हिसाब से ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल। आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिए अच्छे से कि कब कैसे जवाब देना है वो आपको पता होना चाहिए। कौन पहले अटैक करेगा, कौन बाद में अटैक करेगा, ठीक है, एरो कहाँ शिफ्ट होंगे, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएट स्टेबल कौन सा बनता है। इस केस में केवल ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्टिव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के हिसाब से आपको हमेशा जवाब देना होता है, ओके, अगर दोनों साथ काम कर रहे हो तो। फाइन, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।